Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Aniket, Kishan, Rahul, Pawan, Shyam, Gauri, Amit, Shilpa, Deepika, Varsha, Shikha, Parul, Mayank, Nidhi, Gauri, Divya, Alok, Deepika, प्रीति, कीर्ति, पवन, गौरी, आराधना, विपुल. क्या हालचाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. हाँ जी. तो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं भैया. क्लॉक चैप्टर की संपूर्ण सेवा कल समाप्त हो चुकी थी. क्लॉक चैप्टर पूरे तरीके से हमने समाप्त कर लिया. हर चीज हमने क्लॉक चैप्टर की पढ़ ली. कुछ भी हमने उस चैप्टर में नहीं छोड़ा. आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ा था और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का ही एक एडवांस वर्जन है. ठीक है, जिस टॉपिक का नाम अलग है. हालांकि ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का ही एडवांस वर्जन है और इसको हम बोलते हैं, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का एडवांस वर्जन है, इसको हम बोलते हैं मशीन इनपुट. अभी तक हम क्या करते थे हम हर एक वर्ड को, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था, हम हर वर्ड को एक दूसरे वर्ड में चेंज करते थे किसी ना किसी लॉजिक से. हम हर एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में चेंज करते थे और उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक हुआ करता था, होता था ना लॉजिक. लेकिन यहां पर पता है क्या होगा, यहां पर एक वर्ड चेंज नहीं होगा. जो एक सेंटेंस होगा ना, उस सेंटेंस की रीअरेंजमेंट होगी. क्या होगी? उस सेंटेंस की रीअरेंजमेंट. हिंदी में इस चैप्टर को मशीन इनपुट ही कहते हैं. मशीन इनपुट, इनपुट, ठीक है, मशीन इनपुट ही कहते हैं इसको हिंदी में. एग्जैक्टली देखो, यूपीएसआई का जो पेपर था ना, यूपीएसआई में मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो. तो शायद हो सकता है इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मशीन इनपुट के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि यूपीएसआई एक ऐसा पेपर है जिसमें मशीन इनपुट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मशीन इनपुट के क्वेश्चन इस साल आ जाएं. हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ले वो, या 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले, है ना. हाँ जी. तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे रीजनिंग पढ़ के मेरे मुंह में 25 में से 25 सही हो रहे हैं. थैंक यू सर, शुक्रिया. तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना. कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर और इस चैप्टर में फर्क क्या है. देखो, इस चैप्टर में होता क्या है कि एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है, और जो इनपुट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इनपुट ही लिखते हैं. बेसिकली एक इनपुट जो होगा ना, वो एक स्टेटमेंट होगा. इनपुट क्या होगा? इनपुट एक स्टेटमेंट होगा, एक कथन होगा. और जो कथन होगा वो पता है क्या हो सकता है? आपका जो इनपुट हो सकता है, जो स्टेटमेंट हो सकता है, वो एक कथन हो सकता है. और अगर मैं कथन की बात करूं तो कथन हमारा बेटा किस किस फॉर्म में एग्जाम में देखने को मिल सकता है? नंबर्स की फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है, जैसे 15, 10, 30, 25, 28. ठीक है, लाइक दिस. इनपुट हमें वर्ड की फॉर्म में देखने को मिल सकता है, जैसे काइट, प्ले, एयर. अच्छा, इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा. काइट, प्ले, एयर, लव, यू. ठीक है, हमें जो इनपुट एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो नंबर और वर्ड दोनों का मिक्सअप मिल सकता है, दोनों का मिक्सअप. जैसे यू 15, गुड 16, आर, वी 20, 25. ठीक है, जो इनपुट होगा हमें वो कुछ इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जैसे कि बॉक्सेस की फॉर्म में. बॉक्सेस की फॉर्म में हमें इनपुट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. और इन बॉक्सेस में कुछ कुछ नंबर हो सकते हैं, जैसे 2, 5, 1, 13, 4, 16, लाइक दिस. इनपुट एग्जाम में हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में देखने को मिल सकता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. और यहां पर कुछ कुछ ना वो लिखे रह सकते हैं, जैसे A1, है ना, और D3, लाइक दिस. तो एग्जाम में जो हमें इनपुट देखने को मिलेगा है ना, एग्जाम में जो इनपुट, क्लास नंबर 16 का वॉइस इधर उधर हो गया है. अच्छा, एग्जाम में जो हमें इनपुट देखने को मिलेगा बेटा, वो नंबर्स की सीक्वेंस में भी देखने को मिल सकता है, वर्ड के सीक्वेंस में भी देखने को मिल सकता है ना. वर्ड और नंबर दोनों का मिक्सअप भी देखने को मिल सकता है.
है ना, इस तरीके का इनपुट भी हमें देखने को मिल सकता है, इस तरीके का इनपुट। तो इनमें से कोई भी इनपुट हमारे एग्जाम में आ सकता है। अब देखो पेपर में करते क्या है, पेपर में जो भी इनपुट होगा, चाहे वो ये वाला इनपुट हो, चाहे ये इनपुट हो, चाहे ये इनपुट हो, चाहे ये इनपुट हो, चाहे ये इनपुट हो, किसी भी इनपुट को ना हम रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंजमेंट करते हैं इंडिविजुअल स्टेप्स बनाकर। क्लास नंबर 16 का वॉइस इधर उधर है, चेक करवा देंगे। और जो हम रीअरेंजमेंट करते हैं ना, वो करते हैं इंडिविजुअल स्टेप बनाकर। और ये कहानी ना एग्जाम में दी जाएगी। जैसे मान लो एक इनपुट हमें दिया हुआ है, और वो इनपुट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जैसे 15, 10, 12, ठीक है, 25, 20। और हमें एग्जाम में ना इंडिविजुअल स्टेप्स दिए जाते हैं। देखो इनपुट को तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इनपुट ही कहते हैं, और एग्जाम में हमें दिए जाते हैं चरण। चरण फर्स्ट चरण, चरण को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप। ठीक है, जैसे कि पहले चरण में क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10, और यहां लिखा है 15, यहां लिखा है 12, यहां लिखा है 25, और यहां लिखा है 20। फिर हमें दिया जाएगा चरण 2। चरण 2 का मतलब क्या है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 25 लिखा है और 20 लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा होगा चरण 3। फिर यहाँ पे लिखा होगा चरण 3। चरण 3 में 10 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है और 25 लिखा है। और फिर ये लिखा होगा चरण 3। चरण 3 आखिरी चरण है। चरण 3 आखिरी चरण है। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। क्या लिखा होगा, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा इस तरीके से। मतलब एग्जाम में एक इनपुट हमें दिया होगा, और उस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया गया होगा। तो हमें पता है क्या देखना है, ये जो रीअरेंजमेंट हो रही है ना, ये किसी ना किसी लॉजिक से हो रही है। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में क्या करते थे, हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलते थे, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हुआ करता था। एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता था। लेकिन यहां पर वर्ड को वर्ड में नहीं बदल रहे, यहां पर पूरे के पूरे सीक्वेंस को ही हम चेंज कर रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम इस सेंटेंस को इंडिविजुअल स्टेप्स में कैसे बदल रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक हमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, लॉजिक ढूंढने के बाद होगा क्या, लॉजिक ढूंढने के बाद होगा ये, जैसे कि एक इनपुट एग्जाम में आपको दिया होगा, एक इनपुट आपको एग्जाम में दिया होगा कुछ इस तरीके से 50, 40, 35, है ना, 30, 60। एक इनपुट हमें एग्जाम में दिया होगा। अब हमें क्या करना है, इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स बना के रीअरेंज करो। चाहे 2 स्टेप बने, चाहे 3 स्टेप बने, चाहे 4 बने, चाहे 5 बने, कितने भी स्टेप बने ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर अगर 3 स्टेप बने हैं तो यहां भी 3 स्टेप बनेंगे। तो अब पेपर में पता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक दिस। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, यानी कि कुल कितने चरण बनेंगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, कुल कितने चरण बनेंगे। तो दिए गए इनपुट को इस मेथड से अगर मैं रीअरेंज करूं तो कुल कितने चरण बनेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है, आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है, आखिरी से दूसरा चरण बताइए। आखिरी से दूसरा मतलब पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन। लास्ट बट वन, लास्ट बट वन का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया बाएं से, है ना, हमसे पूछा जाएगा दूसरे चरण में, हमसे पूछा जाएगा दूसरे चरण में, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा नंबर क्या होगा। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरी संख्या क्या होगी, बाएं से तीसरी संख्या क्या होगी। हमसे पूछा जाएगा
सेकंड फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम राइट इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में दाएं से दूसरा क्या है, आखिरी चरण में दाएं से दूसरा क्या है। हमसे पूछा जाएगा फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड लास्ट स्टेप, है ना, आखिरी से दूसरे चरण में, आखिरी से दूसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है। तो ये जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हम दिए गए इनपुट को इस मेथड से इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर लें। तो बाबू ये मेथड आपको समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, ऊपर चल क्या रहा है, किस लॉजिक से मैं इस दिए गए इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर रहा हूं। ये लॉजिक, ये मेथड आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये लॉजिक समझो, ये मेथड आपको पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप इस मेथड को नहीं पकड़ पाओगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो ये लॉजिक, ये मेथड आपको पकड़ना पड़ेगा। किस मेथड से बताओ जल्दी से। सोचो सोचो बेटा, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट होगी, जल्दी से दिमाग लगाओ। कोई तो लॉजिक होगा जिस लॉजिक से हम रीअरेंजमेंट कर सके। यस, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पे चल क्या रहा है देखो। लॉजिक समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो। इनपुट और स्टेप फर्स्ट में क्या अंतर है सर, इनपुट से नंबर 10 को उठा के सबसे आगे कर दिया, बाकी सर 15 12 25 20 सब अपनी जगह है। अच्छा, हमने 10 ही नंबर को क्यों उठाया सर, 10 नंबर की खास बात यह, 10 नंबर इन सारे नंबर में सबसे छोटा नंबर था, तो हमने सबसे छोटा नंबर उठा के आगे पटक दिया। चलिए साहब, फिर हमने पहले स्टेप से जब दूसरा स्टेप बनाया तो हमने 12 को उठा के 10 के पीछे रख दिया। क्यों? क्योंकि बचे हुए नंबर में 12 सबसे छोटा था। अब हम समझ गए कि हर बार हमें सबसे छोटे नंबर को आगे करना है, तो इन नंबर में सबसे छोटा 15 है, 15 बेटा अपनी जगह पे मौजूद है, तो 15 हो गया ऑटोफिल। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल, दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। मशीन इनपुट को खत्म खत्म होने में बेटा 4-5 दिन लगेंगे, एक दिन का टॉपिक नहीं है, 4-5 दिन का टॉपिक है ना। 15 को हमने अपनी जगह छोड़ दिया, फिर यानी कि फिर हमने 20 को उठा के ना 15 के पीछे कर दिया। 15 तो ऑटोफिल था, पहले स्टेप में 10 को पहुंचाया आगे, दूसरे में उसके पीछे 12 को, तीसरे में उसके पीछे 15 अपने आप लगा हुआ है, तो फिर यानी कि तीसरे चरण में हमने 20 को रख दिया। जैसे ही 20 को रखा 25 बेटा अपने आप लग गया, 25 भी ऑटोफिल हो गया। तो हमने नंबर्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, हमने नंबर्स को क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, 10 12 15 20 25।
और ये जो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हुए हैं किस तरीके से हुए हैं, हर बार एक छोटा नंबर उठा के आगे भेजते जाओ। तो भैया जब हम पहला स्टेप बनाएंगे तो सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचा देंगे, सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचा देंगे, और बाकी के जो नंबर होंगे वो हमारे एज इट इज होंगे, 50, 40, 35, 60, 70। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे बचे हुआ नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 35। अब हम 35 को आगे भेज देंगे, अब हम 35 को आगे भेज देंगे, और बाकी जो नंबर्स हैं वो एज इट इज 50, 40, 60, 70। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम बेटा 40 को सबसे आगे भेज देंगे, है ना, 30, 35, 40, है ना। अब हम 40 को आगे भेज देंगे, अब 40 के पीछे क्या लगेगा, 50, 60, 70। अच्छा अब क्या करोगे चौथे स्टेप में, सर 40 के पीछे 50 लगना, 50 अपनी जगह मौजूद है, 60 अपनी जगह, 70 अपनी जगह। इसका मतलब बाकी के जो 3 नंबर हैं वो ऑटोफिल हो गए, बाकी के 3 नंबर ऑटोफिल हो गए, यानी कि कुल कितने चरण बनेंगे, कुल 3 चरण बनेंगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, 3 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, है ना। आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है बेटा, सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड। सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड, क्योंकि टोटल 3 स्टेप बने हैं, तो पेनल्टीमेट लास्ट वन सेकंड लास्ट स्टेप है सेकंड। अच्छा दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो बाएं से तीसरी संख्या क्या है, 50, है ना। सेकंड फ्रॉम राइट इन लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में सेकंड फ्रॉम राइट क्या है, 70, 60, 60, है ना, 60। अच्छा फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप ये है 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट क्या आ गया, 40। तो हम अपने हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बस हमें करना क्या है, इंडिविजुअल स्टेप्स बनाने हैं, इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करना है। अच्छा किस मेथड से रीअरेंज करोगे, किस मेथड से रीअरेंज करोगे, जिस मेथड से ये रीअरेंजमेंट एग्जाम में हुई है। तो हमें एग्जाम की रीअरेंजमेंट समझनी है लॉजिक लगा के, और उसी लॉजिक से हम दिए गए इनपुट को अरेंज कर देंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही नेक्स्ट लेवल समझ लो भाई। कोडिंग डिकोडिंग में भी तो हम लॉजिक आइडेंटिफाई कर देते हैं, है ना। सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ये क्वेश्चन अभी तक अगर हम बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स में आए हैं, और उसके अलावा यूपीएसआई पेपर में आए हैं, बाकी किसी एग्जाम में ये मशीन इनपुट नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, हो सकता है आने वाले समय में क्वेश्चन आ जाए। तो हमें तैयार हर चीज से रहना चाहिए, है ना, हमें हर चीज पहले से पता होनी चाहिए, घबराए नहीं हम पेपर में, हम हर चीज पहले से जानते हो तो ही तो मजा आएगा, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का, जब हम पूरी तरीके से तैयार होकर पेपर में पहुंचेंगे। समझ रहे हो, 30, 35, 40, 60, 50, ठीक है। पहला जो स्टेप दिया हुआ है तुम्हें, पहला स्टेप दिया हुआ है 60, 30, 35, 40, 50। दूसरा जो स्टेप दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 60, 50, 30, 35, 40। तीसरा स्टेप जो पेपर में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60, 50, 40, 30, 35। चौथा चरण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60, 50, 40, 35 और 30, और लिखा हुआ है स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। चौथा चरण आखिरी चरण है, चौथा चरण आखिरी चरण है। अब एक अलग से इनपुट आपको दिया जाएगा, एक अलग से इनपुट आपको दिया जाएगा, और वो जो अलग से इनपुट आपको दिया गया है, वो जो अलग से इनपुट आपको दिया गया है, वो इनपुट कुछ ऐसे दिया गया है 50, 40, 30, 50, 40, 30, 70, 45, ठीक है। अब आप इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करो, है ना, इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करो और बताओ क्वेश्चन नंबर 6 कुल कितने चरण बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कुल कितने चरण बनेंगे, बताओ कुल कितने चरण बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, सेकंड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से दूसरा, तीसरे चरण में बाएं से दूसरा,
सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में बाएं से दूसरा, चौथे चरण में बाएं से दूसरा, ठीक है। थर्ड फ्रॉम राइट इन, थर्ड फ्रॉम राइट इन 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 फिफ्थ स्टेप, पांचवें चरण में दाएं से तीसरा, पांचवें चरण में दाएं से तीसरा। वाह सर अब तो आसान लगने लगा। देखो हमारे पढ़ाने के बाद तो रीजनिंग आसान लगने ही लगती है, हर क्वेश्चन ही आसान हो जाता है। जब हम एक बार पढ़ लेते हैं चीजों को फिर तो हर चीज आसान लगने लगती है। अच्छा आज आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना, पता है कैसे दोगे? इंडिविजुअल स्टेप बना के। लेकिन कल आप इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर विदाउट विदाउट पेन एंड पेपर दोगे, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज हम क्वेश्चंस बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक सीखेंगे कल। तो आज सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टेप बना के। हालांकि इन क्वेश्चंस के आंसर हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी दे सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक कल सिखाई जाएगी, आज नहीं, ठीक है। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। पहले तो लॉजिक समझो बेटा, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है। बेटा लॉजिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टेप को, इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर कर दो। इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर कर दो। भैया क्या है, 60 नंबर को उठा के सबसे आगे पहुंचाया, फिर 50 नंबर को उठा के उसके पीछे, फिर 40 को उठा के उसके पीछे, फिर 35 को उठा के उसके पीछे, और लास्ट में 30 ऑटोफिल हो गया। यानी कि इसमें नंबर्स को ना घटते क्रम में अरेंज किया है। लेकिन घटते क्रम में अरेंज कैसे किया है? घटते क्रम में अरेंज किया है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठाया है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठा के आगे पहुंचाया है, और बाकी सारे जो नंबर हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। 50, 40, 30 वो सब अपनी जगह मौजूद हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर बेटा 50, 50 क्या हो गया, ऑटोफिल हो गया। 70 के पीछे 50 ऑटोफिल हो गया तो मैं 45 उठा लूंगा। 70, 50 मेरा ऑटोफिल हो गया तो 45 को मैंने यहां रख दिया। 50 तो ऑटोफिल है, 45 मैंने यहां रख दिया। जैसे 45 रखा तो 40 और 30 ये दोनों भी ऑटोफिल हो गए, ये दोनों भी ऑटोफिल हो गए। तो भाई साहब सिर्फ दो ही स्टेप बनेंगे। कुल कितने चरण बनेंगे? देयर आर ओनली 2 स्टेप्स। कुल कितने चरण बनेंगे? 2 स्टेप बनेंगे। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा संख्या है? 45। बेटा तीसरा स्टेप चौथा स्टेप, इन तीनों क्वेश्चन का एक आंसर है, इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, ठीक है। ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई चरण, ऐसा कोई चरण नहीं है। क्योंकि ना तो बेटा तीसरा स्टेप है, ना चौथा स्टेप है, ना पांचवा स्टेप है। तो इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। देयर इज नो सच स्टेप, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? उस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 और उस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45। इसका आंसर हो गया 2, इसका आंसर हो गया 45। अब बाकी सबका आंसर होगा देयर इज नो सच स्टेप। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आपको समझ आया होगा। आप आइडेंटिफाई करके होंगे, अच्छा यहाँ पर ये चल रहा है ना। तो चीजों को समझना का तरीका आपका बदल गया होगा, अब आपको चीज बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी, है ना। क्यों भाई? पहला स्टेप है 20, 30, 50, 40, 60, 15। दूसरा स्टेप है 30, 50, 40, 60, 20, 15। तीसरा स्टेप है तीसरा स्टेप है 50, 40, 60, 30, 20, 15। चौथा स्टेप है 50, 60, 40, 30, 20, 15। और पांचवा स्टेप है 60, 50, 40, 30, 20, 15, है ना। हाँ जी।
तो स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप। एक अलग से इनपुट हमें दिया हुआ है और वो जो इनपुट है वो है बेटा, वो इनपुट ये है 30, 20, 40, 35, 60। ठीक है। और यहां पर वही बेटा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5। लेकिन आप एक ही आंसर दो, उसी से पांचों क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएंगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड? कुल कितने चरण बनेंगे? आप सिर्फ एक ही आंसर दे दो, उसी से ये पांचों क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएंगे। उसी से ही पांचों क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएंगे। ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी, इसका मतलब होता है सम नॉट। केवल कुछ ही आम सेब नहीं हो सकते हैं। तो कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम, वही चीज है बेटा, ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी का मतलब नॉर्मल वही क्वेश्चन है जो नॉर्मल है, सारे क्वेश्चन सेम है ना। कैन नेवर बी का मतलब सिंपल नॉट होता है, सिंपल नॉट। कैन नेवर बी का मतलब सिंपल नॉट होता है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है ये बताओ। सर लॉजिक को पकड़ने के लिए इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो। तो मैंने 20, 30, 50, 40, अच्छा 15 को उठा के सबसे पीछे पहुंचा दिया। हम पहले क्या कर रहे थे? हम पहले आगे पहुंचा रहे थे, इसमें पीछे। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप में क्या किया? सबसे छोटा ही नंबर उठाया है, उसके पीछे, फिर सबसे छोटा नंबर उठा के उसके पीछे, फिर सबसे छोटा नंबर उठा के उसके पीछे, फिर छोटा नंबर उठा के उसके पीछे, लास्ट में ये ऑटो फिल हो गया। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर उठा लेंगे हम 20, इसको सबसे पीछे पहुंचा देंगे। पहले तो हम आगे पहुंचा रहे थे, लेकिन इस अरेंजमेंट में ना हम पीछे पहुंचा रहे हैं। तो एग्जाम में कोई भी आ सकती है अरेंजमेंट, जरूरी थोड़ी है कि वो एग्जाम में हम आगे ही पहुंचाएं, पीछे भी पहुंचा सकते हैं। अब हम 30 को उठा लेंगे, 30 क्योंकि सबसे छोटा है। तो 40, 35, 60, है ना, और 20 के पीछे हमने रख दिया 30। अब हम 30 के बाद 35 को उठाएंगे, तीसरे चरण में 35 को उठाएंगे। तो बेटा 40 अपनी जगह मौजूद है, 60 अपनी जगह मौजूद है, 30 के पीछे किसको रख देंगे? 30 के पीछे हम 35 को रख देंगे। 35, 30 और 20। अब हम 40 को उठा लेंगे चौथे स्टेप में, समझ रहे हो। तो 60 अपनी जगह मौजूद है, और हम 35 के पीछे किसको रख देंगे? 40, 35, 30 और 20। और ये फाइनल हमारी अरेंजमेंट बन गई। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड? 4 स्टेप्स आर नीडेड। और बाकी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम सारे आंसर दे सकते हैं। तो लॉजिक ही समझना है इस चैप्टर में हमें कि किस लॉजिक से, है ना, इनपुट को रीअरेंज किया जा रहा है इंडिविजुअल स्टेप्स में। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है बाबू? लॉजिक आइडेंटिफाई करना है ना। 20, 50, 10, 55, 15, 25, 60, 30, 65।
ठीक है, हमें लॉजिक ही आइडेंटिफाई करना, किस लॉजिक से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो 10, 20, 50, 55, 15, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, रुको, यहां पर हमने उठाया 10, 60, 20, 50, 55, 15, 25, 30, और शिट, 10 और 65, नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 10, 20, 50, 55, 15, 25, 60, 30, 65। दूसरा स्टेप, 10, नहीं, 65, 10, 65, 10, 20, 50, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। एक काम करो, यहां से 65 हटाओ और 25, 30, 60, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। 10, 20, 10, 15, 20, 50, 25, 30, 60, 55, अब ठीक है। तीसरा, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 55, 50। बस, और ये लास्ट स्टेप है। अब एक अलग से हमें इनपुट दिया हुआ है, एक अलग से हमें इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। वो इनपुट है बाबू 30, 70, 25, 65, 20, 60, 15, नहीं, 20, 60, और आपका आ जाएगा 22 और 52। चलिए, अब बताओ, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20। आप सिर्फ ये बता दो, हाउ मेनी स्टेप्स, कुल कितने चरण बनेंगे, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो बाकी के पांचों क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें लॉजिक समझो, इसमें लॉजिक एग्जैक्टली चल गया रहा है, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है ये समझो, किस लॉजिक से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, बताओ किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट करने हम, एग्जैक्टली लॉजिक है क्या। हाँ जी, चलिए साहब। अच्छा, इस क्वेश्चन में लॉजिक पता है क्या है, कि हम सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर एक साथ उठा रहे हैं, छोटे नंबर को आगे, बड़े नंबर को पीछे। बाकी 20, 50, 55, 15, 25, 30 अपनी जगह।
अब छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर आगे और बड़ा नंबर बेटा 60 के आगे पहुंचाना है 55। अब सबसे छोटा नंबर 20 है, ऑटोफिल है, तो 25 और 50 उठा लिया, 25 को 20 के पीछे और 50 को 55 के आगे पहुंचा दिया आगे, और लास्ट में 30 ऑटोफिल हो गया। तो भैया पहला स्टेप कैसे बनाएंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 20 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 70। तो बेटा 20 को तो आगे पहुंचा दो और 70 को पहुंचा दो पीछे, और बाकी सारे नंबर एज इट इज 30 25, बाकी सारे एज इट इज 30 के पीछे 25, फिर 65, फिर 60, फिर 22 और फिर 52। ठीक है, अब बनाएंगे हम दूसरा स्टेप। अब सबसे छोटा नंबर इनमें से उठाओ, सबसे छोटा नंबर क्या है 22 और सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 65। तो 22 को तो 20 के पीछे पहुंचा दो और 65 को 70 के आगे पटक दो, 70 के आगे 65 पहुंचा दो, है ना। और बाकी सारे नंबर एज इट इज, यानी कि 30 25 60 और 52। अब तीसरे स्टेप में सबसे छोटा नंबर उठाओ, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 25 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 60। 25 को तो पहुंचा देंगे हम 22 के पीछे और 60 को हम पटक देंगे 65 के आगे, तो 70 65 और 60, और बचे हुए नंबर बेटा क्या है 30 और 52। ठीक है, अब 30 और 52 दोनों को उठाएंगे, जिसमें 30 तो ऑटोफिल ही अपनी जगह मौजूद है, लेकिन 52 जाएगा उधर, 30 तो इधर ही रह गया, 20 22 25 30 तो यहीं रह गया, और 52 चला जाएगा उधर, 70 65 60 और 52, है ना। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि 30 और 52 दोनों ऑटोफिल हैं। भैया 30 भी ऑटोफिल है, उसके पीछे 52 भी ऑटोफिल कर दो, है ना। लेकिन इसमें ये भी कर सकते हैं, 30 को ऑटोफिल 52 को हमने उधर पहुंचा दिया, तो 4 पहुंचे इधर और 4 पहुंचे इधर, है ना, 4 पहुंचे उधर 4 पहुंचे इधर। ठीक है, लास्ट में ये दोनों हमने उठा लिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों स्टेप कंसीडर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एग्जाम में क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे। तो फिलहाल हम इसमें कितने स्टेप ले रहे हैं, फिलहाल हम इसमें 4 स्टेप ले रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कुल मिला के सीपीयू सीजीएल के लिए रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं आपको पैटर्न समझाना चाह रहा था कि लेफ्ट और राइट दोनों अरेंजमेंट समझ लो, कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दोनों अरेंजमेंट एक साथ हो रही है। मेरा काम था आपको पैटर्न को समझाने का, और मैं उम्मीद करता हूं पैटर्न आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। ठीक है, बॉय आंट, ठीक है, डन गुड कैट, ठीक है, हाँ जी, और एंड, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस का जो पहला चरण है वो दिया हुआ है आंट बॉय, नहीं सॉरी, एंड बॉय आंट डन गुड और कैट। ठीक है, दूसरा जो स्टेप दिया हुआ वो दिया हुआ एंड आंट बॉय डन गुड कैट। तीसरा स्टेप जो दिया हुआ है, अभी तक तो बेटा आप नंबर वाले क्वेश्चन को कर रहे थे, अब वर्ड वाले क्वेश्चन को देखो। अब आप वर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, वर्ड वाले क्वेश्चन को, ये वर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब एक अलग से इनपुट दिया हुआ है, एक अलग से इनपुट है, क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय। ठीक है, बताओ कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से 25,
लेकिन आप लोग तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देते हो तो पांचों क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएंगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे, हाँ जी, कुल कितने चरण बनेंगे। तो लॉजिक पहले समझो। अभी तक तो आप बेटा नंबर वाले क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहे थे, अभी तक तो आप नंबर वाले क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहे थे, ठीक है, नंबर वाले क्वेश्चन की रीअरेंजमेंट देख रहे थे, नंबर वाले क्वेश्चन की। अब आप देखोगे ये नंबर वाले क्वेश्चन की रीअरेंजमेंट थी, अब आप देखोगे वर्ड वाले क्वेश्चन की रीअरेंजमेंट। शिल्पा गुड जॉब। हाँ जी, तो यहाँ पे जो लॉजिक है लॉजिक किस तरीके से हम लगा रहे हैं, क्या मेथड है जिस मेथड से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, बताओ किस मेथड से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम किस वर्ड को आगे लेकर गए हैं सर, सबसे पहले जो हम आगे लेके गए हैं वो एंड को लेके गए हैं, फिर एंड के पीछे आंट, फिर आंट के पीछे बॉय ऑटोफिल है, फिर हमने कैट, और फिर डन और गुड ऑटोफिल। तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट करी है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज किया है। देखो पहले ए वाले आए हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर जी। अच्छा, ए वाले में भी इंग्लिश डिक्शनरी में फॉलो हो रही है, देखो ए से ए कट गया, एन से एन कट गया, डी और टी में डी छोटा टी बड़ा। जैसे कि यहाँ पे अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो बाबू हमें पूरा वर्ड लिखने की जरूरत क्या, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सी नहीं लिख दूं, मैं इसको ए नहीं लिख दूं, मैं इसको सी लिख दूं, मैं इसको ए लिख दूं, मैं इसको एल, इसको बी और इसको बी। क्योंकि पूरा वर्ड मैं क्यों लिखूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं सिर्फ सी लिख के काम चला लूं, लेकिन फिर सी वाले दो हो गए। तो अब आप ये बताओ क्लोज और क्लीन में पहले क्या आता है डिक्शनरी में, क्लीन आता है या क्लोज आता है। सर सी एल कट गया, ई और ओ में ई छोटा ओ बड़ा, तो पहले क्लीन आएगा फिर क्लोज आएगा, तो मैं इसको C1 C2 कह देता हूं। एंड और आर में पहले एंड आएगा फिर आर आएगा, तो A1 A2। लाइक्ड हो गया एल, बाय और बॉय, देखो बी से बी कट गया, ओ और वाई में ओ छोटा वाई बड़ा, तो ये B1 और ये B2। तो जो पहला स्टेप बनेगा उसमें सबसे छोटा वर्ड सबसे आगे जाएगा A1, और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज C2 C1, भाई C2 C1, A2 L B2 B1, A2 L और B2 और B1, बाकी सब एज इट इज। समझ रहे हो, हाँ जी, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप बन गया। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम A1 के पीछे किसको रख देंगे, A2 को, A1 के पीछे हम A2 को रख देंगे, और फिर एज इट इज चलेगा मामला C2 C1, C2 C1 L B2 B1, है ना। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम B1 को उठा के A2 के पीछे रख देंगे, क्योंकि सबसे छोटा छोटा उठाते चले जा रहे हैं। फिर हमारे पास क्या बचा, C2 C1 L B2। फिर जो चौथा स्टेप बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, B2 को उठा के, है ना, A1 A2 B1 B2, और फिर हमारे बचे क्या, C2 C1 L। और फिर पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे,
है ना, C1 को उठा के B2 के पीछे रखेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 सॉरी C1 और C2L। तो कुल कितने स्टेप बनेंगे? कुल 5 स्टेप बनेंगे। और इन पांचों स्टेप से रिलेटेड, इंडिविजुअल स्टेप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है? तो बेटा चौथा चरण ये है, दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दाएं से चौथा B2, B2 बोले तो बाय, B2 बोले तो बाय, है ना। तो ये मशीन इनपुट का बिल्कुल बेसिक था कि किस तरीके से मशीन इनपुट में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन जैसा आएगा अब आप समझ जाओगे, डरोगे नहीं। आप समझ जाओगे सर इनपुट होगा, उस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया गया होगा किसी ना किसी लॉजिक से, उस लॉजिक को पकड़ना है, वो लॉजिक हमें दिए गए इनपुट में अप्लाई करना है, फिर हमारे इंडिविजुअल स्टेप बन जाएंगे और फिर उन स्टेप से रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इनपुट है कट 15, बॉय 10, पेन इंक 18 20, ठीक है। तो पहला स्टेप है 10 कट 15 बॉय इंक 18 20 पेन। दूसरा स्टेप है 10 15 10 15 कट बॉय 18 20 इंक पेन। तीसरा स्टेप है 10 15 18, ठीक है, बॉय 20 कट इंक पेन। और चौथा स्टेप है हमारा 10 15 18 20 बॉय कट इंक पेन, ठीक। एक अलग से इनपुट दिया हुआ है और इनपुट कुछ इस प्रकार है, लव 20 गेम 10 ओवर 30 पिंक 15, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 to 30, 5 क्वेश्चन, लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही आंसर देना है, हाउ मेनी स्टेप्स। आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। करो रीअरेंजमेंट इसकी, है ना। हाँ जी, कैसे रीअरेंजमेंट करोगे? D SSSB का बैच लाइए, कहां बनाओ, लॉजिक समझो बेटा। आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं इंडिविजुअल स्टेप बनाकर, लेकिन कल आप इन क्वेश्चंस के आंसर बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए दोगे। कल आपको इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल आप इन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट दोगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, डायरेक्ट, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। आज इंडिविजुअल स्टेप बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन कल आपको इंडिविजुअल स्टेप नहीं बनाने पड़ेंगे किसी भी कीमत पे। कल नहीं बनाने पड़ेंगे, आज बनाने पड़ रहे हैं। क्यूब क्यूबॉइड बेटा CGL CPO में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आ भी सकता है क्वेश्चन। चांसेस कम है लेकिन रिस्क मत लो बाबू, स्पेशल बैच है,
तो सब कुछ पढ़ो, छोड़ क्यों रहे हो? छोड़ क्यों रहे हो? यही तो तुम गलती कर रहे हो, फिर चीजों को छोड़ दे रहे हो। छोड़ना नहीं है आपको कुछ भी, सब कुछ पढ़ना है, समझे बाबू? पढ़ना है सब कुछ, छोड़ना नहीं है कुछ भी। है ना? लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया। लॉजिक क्या है? इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करना। सर 10 और पेन, छोटा नंबर बड़ा वर्ड, नंबर आगे वर्ड पीछे, छोटा नंबर बड़ा वर्ड, नंबर आगे वर्ड पीछे, छोटा नंबर बड़ा वर्ड, नंबर आगे वर्ड पीछे, छोटा नंबर बड़ा वर्ड, नंबर आगे वर्ड पीछे। ओके, पहला जब स्टेप बनेगा तो भैया छोटा नंबर 10 और वर्ड सबसे बड़ा क्या है? 12, 7, 15, 16, पिंक। तो पिंक को पीछे, है ना, 10 आगे और पिंक पीछे, और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। जैसे लव, लव की जगह में एल लिख देता हूं, 20 को तो 20 लिख देता हूं, गेम की जगह में जी लिख देता हूं, 10 तो यहां से हट चुका, ओवर को ओ लिख देता हूं, 30 को 30 लिख देता हूं, पिंक यहां से हट चुका, 15 को 15 लिख देता हूं, और पिंक की जगह में लिख देता हूं यहां पर पी। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। ठीक है, छोटा नंबर क्या है? 15, और वर्ड क्या है? सबसे बड़ा ओ। तो 15 को बेटा यहां, और यहां पी के पीछे किसको पहुंचा देंगे हम? ओ को। बाकी सब एज इट इज, एल अपनी जगह, 20 अपनी जगह, जी अपनी जगह, 30 अपनी जगह। अब हम तीसरा स्टेप जब बना रहे होंगे तो हम 20 और एल को उठा लेंगे, तो 10, 15, 20, और वहां पर पी ओ, ओ के पीछे एल, और यहां पर जी और 30 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में चौथे स्टेप में 10, 15, 20, 30, और फिर आ जाएगा GLOP। है ना? तो कितने स्टेप बनेंगे? 4 स्टेप बनेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए थर्ड फ्रॉम राइट इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में दाएं से तीसरा, आखिरी चरण ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, एल, एल फॉर लव, एल फॉर लव, एल फॉर लव। जी, तो मुझे लगता है आज के लिए सारी बातें एक तरह, बट आपका वे ऑफ टॉकिंग काफी काम है, हमेशा एक स्माइल रहती है मुंह पे, डेट्स सो ग्रेट। तो भाई फाइनली चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, यू आर रियली किंग ऑफ रीजनिंग। बेसिक कंसेप्ट बेटा आप समझ गए इस चैप्टर का, कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब मुलाकात करेंगे हम शाम को 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस के साथ। कमर कस लो, तैयार हो जाओ, कल का सेशन बहुत अच्छा रहा और आज का सेशन कल से भी बेहतर होगा। शाम को 5 बजे लाइव आना ना भूलें। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।